हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। एग्जामोस्फेयर में आपका स्वागत है। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना, और एंजॉय कर रहे होंगे आप ये सीरीज जो हम पढ़ रहे हैं। पैरेलल में हमारी दो सीरीज चल रही हैं इन दिनों, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज जो हम अपनी ये वीडियो बना रहे हैं ये इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो यूनिट 3 चल रही है हमारी बेसिकली, और उसका हम पार्ट 4 कर रहे हैं। सो जो भी स्टूडेंट इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं जिन्होंने भी, सो पहले आप वो देख के आए फिर इसको देखना, क्योंकि ये कंटिन्यू ही चल रहा है। इसके अलावा पब एड इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपको दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में, सो आप यहाँ देख सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सो प्लीज डू ज्वाइन दिस। लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आप ये नाम ढूंढेंगे ना जाके टेलीग्राम पे तो बहुत इजीली मिल जाएगा। तो उसको ज्वाइन कर लेना। दो फायदे हैं, सारी रेगुलर अपडेट मिल जाएगी, और दूसरा ये कि पीडीएफ वगैरह आपकी इस पर डल जाती है जो भी काम की होती है, जो कॉमन मटेरियल होता है। ठीक है, लाइक कर दिया करो, जैसे ही वीडियो आप देखते हो तो तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगता आई गेस, है ना। सो लाइक कर दिया करो, शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स को ही, क्योंकि ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन दिनों जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, मतलब वो अपना बेस भी बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहा है, और आगे के लिए भी मतलब एक रहता है ना कि हाँ रिवीजन करेगा फिर एग्जाम टाइम पे। सो बहुत जरूरी है कि आप शेयर करो, सब तक पहुंचे, ये सब अपनी प्रिपरेशन टाइम से शुरू कर दें। सब्सक्राइब का टारगेट आपका 5000 का है, तो पहुंचा दूं आराम से, ठीक है। बाकी आराम से नहीं, वैसे स्पीड से पहुंचाओ भाई, है ना। बाकी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स हमारा ये चल रहा है। इसमें जो हमारी 3rd यूनिट है उसका नाम है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक संस्थाएं। देखो, हम पार्लियामेंट वाला ही पार्ट 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। हम इससे पहले क्या कर चुके थे, लोकसभा, ठीक है। सो जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी ना, वो पहले उसको देख के आए, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर आप इस वाली वीडियो को देखना। सो आज जो मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं स्पीकर आपके कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। फिर आप राज्यसभा देखोगे, फिर हम धीरे धीरे ऐसे ही कंप्लीट करेंगे इसको। सो स्पीकर ऑफ लोकसभा, देखो दो चीजें, आपने कल 2 हाउस पढ़े थे ना आपके, वैसे हम पार्लियामेंट की बात करें, एक हल्का सा क्विक रिविजन दे देती हूँ। आपके 3 इंपॉर्टेंट इसमें वो होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। एक हो गए आपके प्रेसिडेंट, ओके, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। इससे आपकी पार्लियामेंट बन रही है पूरी। हमने प्रेसिडेंट का पूरा प्रॉपर देखा। लोकसभा का देखो, लोकसभा के जो हेड होते हैं उसको ना हम स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये आप फोटो में दिखेंगे, ओम बिरला, ठीक है, नाम है इनका ओम बिरला, ये आपके स्पीकर हैं प्रेजेंट टाइम में। और राज्यसभा में क्या होते हैं, राज्यसभा में स्पीकर नहीं होते, हेड नहीं होते, वहां क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं आपके, ठीक है, वो आप आगे देखोगे। बाकी चेयरमैन होते कौन है, जो हमारे कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वही आपके चेयरमैन होते हैं हमेशा। मतलब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कोई भी पर्सन बैठेंगे वो हमेशा ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन कहलाएंगे, ठीक है। सो ये छोटा सा बेसिक डिफरेंस था जो हमें पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो अब शुरू करते हैं फटाफट से। देखो आपका जो स्पीकर है वो कहाँ बैठ रहे हैं, बेसिकली अगर आप देखोगे तो लोकसभा में बैठ रहे हैं, ठीक है। यही क्या करते हैं, सारी चीजें देखते हैं। सो एक बात और है कि लोकसभा के स्पीकर होते कौन है, सबसे बड़ी बात है ना। तो स्पीकर जो है वो इलेक्ट कैसे हो रहे हैं आपके, ये लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, मतलब इनके पास मेंबरशिप होती है लोकसभा की, उन्हीं में से ही इनको चुना जाता है, ठीक है। जब भी सीट खाली होती है लोकसभा के स्पीकर की, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी सीट खाली है, तो ऐसे में क्या होता है, लोकसभा इलेक्ट अनदर मेंबर, मतलब लोकसभा से ही किसी अलग पर्सन को चुना जाएगा जो इस वैकेंसी को फिल कर पाए। यूजुअली स्पीकर रिमेन इन द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। देखो लाइफ कितनी होती है लोकसभा की, 5 साल, हमने पढ़ा था कल, 5 ईयर। सो आपके जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका भी टेन्योर इतना ही रहता है, ठीक है। ये क्यों, कौन होते हैं स्पीकर, कौन होते हैं, हेड होते हैं आपके लोकसभा के, जो मैंने आपको अभी इनिशियली बताया। और ये रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, मतलब कि लोकसभा को रिप्रेजेंट कौन करेगा, तो कोई एक पर्सन अगर कहे, जैसे अब आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पीएम करते हैं, ठीक है। नॉमिनली आपके प्रेसिडेंट करते हैं, पर रियल एग्जीक्यूटिव तो आपके पीएम है ना, तो वो करते हैं। तो सेम लोकसभा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके स्पीकर जी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ही इज द गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर। देखो इनके पास कहते हैं ना कि पूरी मतलब सारी चीजों की पावर होती है, ये गार्जियन है। जैसे हमारे फैमिली में हमारे गार्जियन हमारी टेक केयर करते हैं ना, ऐसे ये अपने सारे मेंबर्स का प्रिविलेजेस, पावर, पूरे हाउस का, जितने भी कमिटीज होती हैं सबका, मतलब
ध्यान रखते हैं, संरक्षक होते हैं, ठीक है। ही इज द प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस एंड हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स इज फाइनल। मतलब ये स्पोक पर्सन है हाउस के, मतलब एक कहते हैं ना कि सबसे हेड अथॉरिटी किसके पास, स्पीकर के पास है लोकसभा की। दूसरी बात ये है कि इनके जो डिसीजन है, जो भी इन्होंने फैसले ले लिए पार्लियामेंट के, जितने भी मैटर होंगे ना सब में फाइनल होंगे। मतलब इन्होंने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर हो गई, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इनकी जो कैपेसिटीज है आप देखोगे कि काफी वास्ट है, मतलब काफी विशाल है, बहुत वेरिड है एंड वाइटल, मतलब वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां हैं इनके पास जो इनको फॉलो अप करनी पड़ती है। एक बात और है, इनको ग्रेट ऑनर मिला हुआ है। देखो सीधी सी बात है, आप इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठे हो तो जिम्मेदारी तो होगी ही आपकी। इसके अलावा इनको बहुत सम्मान दिया जाता है देखा जाए तो, ठीक है। हाई डिग्निटी होती है, मतलब काफी उच्च गरिमा होती है इनकी, और सुप्रीम अथॉरिटी होती है हाउस में। मतलब हाउस में सर्वोच्च अधिकार, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है लोकसभा में, तो आपके स्पीकर होते हैं। इस चीज का बड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्पीकर है जो, मतलब स्पीकर की पोस्ट है लोकसभा की, ठीक है। आप ये देखोगे कि इसमें ना मेन पावर एंड ड्यूटीज 3 सोर्सेस से निकल के आती हैं। मतलब किसने स्पीकर को इतना पावरफुल बनाया, अगर एक बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझा जाए तो सबसे पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपके संविधान ने बनाया इनको, ठीक है, भारत का संविधान। दूसरा कहां से इनको इतनी पावर मिलती है, रूल ऑफ प्रोसीजर, कहने का मतलब है एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों से। मतलब आपने लोकसभा का जो भी आपका प्रोसेस है जिसको आप फॉलो अप करते हो, वहां से बात निकल के आई कि हाँ भाई एक हेड होना चाहिए जो चीजें संभाले, ठीक है। दूसरा पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, कि आपने संसदीय सम्मेलनों से ये चीज प्राप्त की है कि हमारे यहाँ कन्वेंशन चलता आ रहा है, सो आप इसको फॉलो अप कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका कि क्या क्या पावर और ड्यूटीज होती हैं स्पीकर की, कि चलो हमें पता तो लग गया कि ये हमारे कौन है, स्पीकर साहब है, ठीक है, ओम बिरला जी। अब इनकी क्या क्या ड्यूटी है, क्या काम करते हैं वो देखो। सबसे पहली बात, इनको मेंटेन करना होता है ऑर्डर एंड डेकोरम हाउस में, ठीक है, ताकि कोई भी काम अच्छे से चल सके, ताकि कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा का जब सेशन लगता है तो देखो प्रॉपर प्रोसीडिंग्स चलती हैं। कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है या कोई डिबेट हो रही है, कोई भी डिस्कशन हो रहा है, तो कोई भी अगर आपको काम करना है तो वहां हर काम तरीके से होना जरूरी है ना। एक ऑर्डर, एक डेकोरम मेंटेन करना जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं है कि अभी कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है एकदम से आप कह दो नहीं जी हमें तो अभी अभी बैठ के दूसरे मुद्दे पे डिस्कस करना है, नहीं। एक प्रॉपर डेकोरम आपको मेंटेन करना है, एक ऑर्डर फॉलो करना है। तो इनका काम है कि ये कार्यवाही ढंग से हो पाए, पूरी व्यवस्था और शिष्टाचार, मतलब चीजें ना प्रॉपर ढंग से तमीज से चले। सो उसकी जिम्मेदारी किनकी, हमारे स्पीकर साहब की। इसके अलावा ये एडजर्न कर सकते हैं, कहने का मतलब है स्थगित करना, मतलब ये हाउस को एडजर्न कर सकते हैं। जैसे कोई मीटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो तब भी एडजर्न कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे आप इसमें पढ़ोगे टू एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम। मान लो कोरम ही अवेलेबल नहीं है, मतलब कोरम का मतलब समझ रहे हो कि अगर आपको, जैसे ये आपकी लोकसभा है, ठीक है, ये आपकी लोकसभा है, आप लोकसभा में देखोगे, एक सेकेंड, ये आपकी लोकसभा है, ठीक है। इसके अंदर ना लोग कितने होने चाहिए मिनिमम, कि हम उस सेशन को प्रोसीड कर पाए, या फिर बिल्कुल ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो कितने लोग आएंगे लोकसभा में ताकि सेशन को हम शुरू कर पाए, ठीक है। सो ये स्ट्रेंथ है कि टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 होना चाहिए। अगर 1/10 लोग अवेलेबल हैं तब तो आप इस कोरम को शुरू कर दोगे। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपके स्पीकर के पास ये पावर होती है कि वो एडजर्न कर सकते हैं, मतलब वो स्थगित कर सकते हैं, ठीक है, हाउस को नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। इसके अलावा और एक और बात है, ये ना क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारा, मतलब आप देखोगे कि ये नेट में भी, या फिर जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है नेट में, या फिर क्वालिफाइंग वाले जैसे नेट सीटेड क्वालिफाइंग है आपके, ठीक है, इनमें, और आप नॉर्मल जॉब वाले जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपकी, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सर्च करके देख लेना, भले ही आपको दिखेगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कोरम क्या होता है पहली बात तो, ठीक है। फिर ये नहीं पता कितनी टोटल अलाउ होती है, तो टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 होता है। तो इन बेसिक चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखते चलो, ठीक है। डज नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, देखो वो पहली बार में ना मतदान नहीं कर सकते, मतलब उनको वोटिंग राइट नहीं होता। जैसे लोकसभा में कोई भी आप इशू डिस्कस कर रहे हो तो यहाँ जितने भी लोग बैठेंगे ना इन सबको वोटिंग राइट होगा, ठीक है, पर आपके जो स्पीकर होंगे उनको नहीं होगा, ठीक है। पर उनका वोट कब होगा, मतलब वो कब वोट डालेंगे, यूजुअली वो नहीं डालते। मान लो वोट पड़ रही है किसी भी मुद्दे पे, ठीक है, और टाई हो जाए, ठीक है, मतलब मामला अटक जाए, दोनों साइड से सिमिलर सिमिलर वोट आ गई, ठीक है, दोनों साइड से इक्वल इक्वल हो गया, तो इक्वल होने की कंडीशन में, टाई होने की कंडीशन में स्पीकर अपना वोट देते हैं, तो फिर वो डिसीजन निकल के आता है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सेटिंग। देखो मान लो 2 हाउस है हमारे पार्लियामेंट के, एक लोकसभा एक राज्यसभा है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट आपके समन भेज सकते हैं कि मान लो कभी डेडलॉक सिचुएशन हो गई कि कोई भी, मतलब कोई आपने बिल इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, कोई बिल इंट्रोड्यूस करा पर दोनों ही हाउस में रजामंदी नहीं हो पा रही, मतलब एग्री नहीं हो पा रहे,
तो ऐसे में क्या होता है, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग करा देते हैं, और इसमें मतलब अध्यक्षता कौन करते हैं, अध्यक्षता कौन करेंगे, आपके स्पीकर करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और क्या है, कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ द हाउस। देखो, लीडर ऑफ द हाउस की रिक्वेस्ट पर ये एक सीक्रेट सिटिंग को भी अलाउ कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं कि अगर जरूरत है तो गुप्त बैठक की जा सकती है, ठीक है। एक बात और है कि जब गुप्त बैठक होती है तो कोई भी स्ट्रेंजर अलाउ नहीं होता कि वो चैम्बर में प्रेजेंट हो, लॉबी में हो, गैलरीज में हो, विदाउट द परमिशन ऑफ स्पीकर। मतलब मतलब वहां जो भी बंदा होगा ना सीक्रेट मीटिंग के टाइम पर, वो हर एक बंदा किसकी परमिशन से जाएंगे अंदर, स्पीकर की परमिशन से, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल क्या होता है, जब सेशन लगता है तो आम आदमी भी जा सकता है परमिशन के साथ प्रॉपर, ठीक है। बट उन सिटिंग्स में जो सीक्रेट सिटिंग है भाई साहब, उसमें अलाउ नहीं है कि कोई जाए। दूसरी बात क्या है, टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट एंड हिज डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज फाइनल। देखो, अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है तो आप स्पीकर से उसको अप्रूवल कराते हो कि हाँ जी ये मनी बिल है कि नहीं है। वो फिर इस चीज को बताते हैं कि हाँ भैया ये मनी बिल है, तो आप उसके हिसाब से उसकी कार्यवाही करते हो, ठीक है। व्हेन अ मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन एंड presented to the president for assent, the speaker endorse on the bill his certificate that is a money bill। देखो, ऐसा नहीं कि वर्बली बोल दिया स्पीकर ने कि हाँ जी ये मनी बिल है, काम खत्म हो गया, नहीं, आपको पूरा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ता है उस बिल के रिगार्डिंग, क्योंकि जब ये बिल आगे ट्रांसमिट होता है राज्यसभा में तो उनके पास या फिर प्रेसिडेंट के पास जब ये जाता है उनके एसेंट के लिए, उनकी सहमति के लिए, तो हमेशा वो सर्टिफिकेट साथ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि दिस इज अ मनी बिल। ओके, इस चीज को ध्यान रखना, बेसिक चीज है। एक्ट एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। देखो, वो क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं पार्लियामेंट्री ग्रुप के। वो हमेशा एक लिंक क्रिएट करते हैं किसके बीच में, इंडिया की पार्लियामेंट के साथ साथ वर्ल्ड की जो अदर पार्लियामेंट है, ठीक है। मतलब अलग अलग कंट्री की जो पार्लियामेंट है और इंडिया की पार्लियामेंट है, इसके बीच में मीडिएटर का रोल प्ले कौन कर रहे हैं, आपके स्पीकर जी कर रहे हैं, ठीक है। सो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनको मतलब ये और क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं चेयरमैन। पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं आपकी बहुत सारी लोकसभा की, ठीक है, जो सुपरवाइज करती हैं अलग अलग तरीके से फंक्शन, मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं, ठीक है। सो उसके जो चेयरमैन हैं उसको अपॉइंट कौन करेंगे, मतलब हर कमिटी के अलग अलग चेयरमैन होते हैं, तो उसकी जो पावर है वो कौन किसकी होगी, आपकी स्पीकर की, ठीक है। एज द चेयरमैन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी एंड द जनरल पर्पस कमेटी। मतलब ये एक्ट है कि वो खुद एज अ चेयरमैन रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो ऐसी कौन कौन सी कमेटी है जिसमें स्पीकर खुद चेयरमैन होते हैं, तो ये बिजनेस एडवाइजरी हो गई, आपकी रूल कमेटी हो गई और जनरल पर्पस कमेटी हो गई। सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, स्पीकर प्रोटम। देखो, एक बात और है, ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं ना, ये टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, ठीक है। मतलब परमानेंट पोस्ट जो होती है आपकी वो वही है जो हमने अभी जस्ट पढ़ी, ठीक है। अभी प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कराया है क्या, कि अगर स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा वेकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू इलेक्टेड लोकसभा। देखो, इसमें क्या है कि अंतिम लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद रिक्त कर देता है। मतलब अब आपके इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। इलेक्शन होने से पहले जो पहली मीटिंग होगी ना, उससे पहले पहले ये पोस्ट खाली हो जाएगी, ठीक है। जब ये पोस्ट खाली हो जाएगी तो कोई ना कोई बंदा तो चाहिए ना वहां पे काम करने के लिए या इमरजेंसी के लिए, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लोकसभा के ही एक मेंबर को। देखो, जो नॉर्मल स्पीकर होता है वो भी लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, और जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो भी लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। इनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और यूजुअली कौन होते हैं, जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं ना आपके लोकसभा में, उसको ही प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है, ठीक है। एक बात और है, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर ओथ। प्रेसिडेंट खुद उनकी ओथ कराते हैं, ठीक है, स्पीकर प्रोटेम स्पीकर की। दूसरी बात क्या है, इनके पास जिस टाइम पे प्रोटेम स्पीकर की पोस्ट फिल होती है या फिर वो पर्सन ओथ ले लेते हैं, तो उनके पास सारी वही पावर होती है एज इट इज जो स्पीकर के पास होती है, ठीक है। और वही प्रिसाइड्स करते हैं आपकी जो पहली मीटिंग होगी ना, जैसे अब आप देखना नए जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे आपके, फिर उसके बाद जब पहली सिटिंग होगी लोकसभा में, तो उसमें जो प्रिसाइड करेंगे ना वो नॉर्मल स्पीकर नहीं करेंगे, वो प्रोटेम स्पीकर करेंगे। सो ये थोड़ी सी बेसिक बात है और हमें वाक्य में नहीं पता होती, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, आप बस ध्यान से सुनो और जब इलेक्शंस आएंगे तो उसको एनालाइज करना, रियलाइज करना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, उनकी जो ड्यूटी होती है टू एडमिनिस्टर ओथ टू द न्यू मेंबर। और क्या होती है, नए नए जितने बंदे आएंगे उन सबको ओथ दिलाएंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ही ऑल्सो एनेबल्स द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर। एक बात और है,
कि उन्हीं के समक्ष, मतलब कहते हैं ना कि मतलब उन्हीं के सामने या उसी टाइम पे वो नया अध्यक्ष चुनने, मतलब चुनाव कराने में भी मतलब पूरा इन्वायरमेंट देते हैं कि नया स्पीकर भी तो कराना है ना, क्योंकि वो तो एज अ प्रोटेम स्पीकर है। तो नया स्पीकर जो आपको चाहिए परमानेंटली हाउस के लिए, उसके भी इलेक्शन तभी होते हैं, मतलब वही होते हैं हाउस के अंदर ही, ठीक है। वेन द न्यू, और वो आपस में मिलकर चुनते हैं, ठीक है, जब न्यू स्पीकर इलेक्ट हो जाते हैं हाउस के थ्रू, ठीक है। तो जो ऑफिस होता है प्रोटेम स्पीकर का, मतलब वो जो पोस्ट होती है प्रोटेम स्पीकर की जो एग्जिस्ट कर रही थी, वो क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, मतलब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मतलब उनका काम सिर्फ यहीं तक था, उनको हमने टेम्परेरी बनाया था, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर का जो ऑफिस होता है वो टेम्परेरी होता है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही होता है वो, ठीक है। दूसरा अब शुरू करते हैं राज्यसभा, ठीक है। देखो राज्यसभा की सबसे मेजर बात है, इसको क्या बोलते हो आप, अपर हाउस बोलते हो, ठीक है, ये बात हमें थोड़ा सा पता हो। एक बात और जो हम सबको पता होना चाहिए कि इसमें जितने भी मेंबर होते हैं ना, उनको आप खुद से नहीं चुनते हो, ठीक है, उनको आपके रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो लोकसभा वाले हैं। तो जरा बेसिक चीजों का जरूर ध्यान रखें। मैक्सिमम सीट कितनी है आपकी, 250 है, ठीक है, जिसमें से आप ये देखोगे 238 आपके स्टेट्स की होती हैं, बाकी यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली, और 12 आपके नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, प्रेजेंट में अगर आप देखोगे कितनी सीट्स हैं आपकी, 245 मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक और काम की बात, अब की बार जो लोकसभा के इलेक्शन है ना, उसमें कितनी कॉन्स्टिट्युएंसी पे, मतलब कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो ये हमें थोड़ा सा पता हो, 543 सीट्स पर हो रहे हैं, ठीक है। बेसिक बात है, पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दी, ठीक है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगी, आई एम श्योर। अच्छा, एक बात और, 245 मेंबर है प्रेजेंटली, 229 जो मेंबर है वो स्टेट के हैं आपके, 4 मेंबर हैं वो जो आपकी यूनियन टेरिटरी के हैं, 12 मेंबर वो हो गए जो आपके प्रेसिडेंट रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। एक बात और है, 4th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया था, जो प्री का एग्जाम है ना, प्रीलिम्स होता है, उसमें सीधा सीधा पूछा गया था कि कौन से शेड्यूल में, ठीक है, कौन से शेड्यूल में आपका राज्यसभा की जो सीट्स हैं उनका एलोकेशन दे रखा है। सो हमें पता होना चाहिए कि भाई साहब 4th में है। कहने को बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर आप विश्वास मानना, प्रीलिम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक ही आते हैं, पर हम उन बेसिक्स को हमेशा छोड़ देते हैं, हम बिल्कुल हाई लेवल की तैयारी के चक्कर में बेसिक्स में गड़बड़ करते हैं और वहीं हम मार खाते हैं। क्योंकि आप देखोगे ना, ऐसा भी टाइम रहा है कि आप जब वो प्रस्तावना देखोगे, है ना, आप अगर प्रस्तावना देखोगे ना, तो आपको प्रेम्बल में दिखेंगे वो जो आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, बेसिक बेसिक, उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आया है। सोचो, तो चीजें ऐसी हैं कि जब आप इनको पढ़ रहे हो ना, बस एक बार ध्यान से देख लो और छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान रखना शुरू कर दो। आप देखना, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आप फंसोगे नहीं, बच जाओगे इन सारी चीजों से, और आप प्राउड फील करोगे कि अच्छा वो हमने ध्यान से देखा था, हमें तो ये पता है, ठीक है। सो 4th शेड्यूल है आपका, जो बात करता है, डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की, राज्यसभा में स्टेट की कितनी सीट होंगी, यूनियन टेरिटरी की कितनी होंगी, तो ये बात हमें पता हो, 4th अनुसूची में है, ठीक है जी। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, भाई आपका राज्यसभा में होता क्या है, वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं आपके स्टेट का। कहने का मतलब ये जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, इनको कौन चुनता है, आम जनता नहीं चुनती। स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आप लोग तो अपने सब्जेक्टिव पेपर देख के आ रहे हो, मतलब पूरा डिस्क्रिप्टिव पूरा डिटेल में लिख के, पर मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, मतलब बेस भी क्लियर कर लो अपने, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आगे फ्यूचर में, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड। मेरा काम है बीइंग टीचर कि मैं आपको दोनों चीज के लिए तैयार करूंगी, ठीक है। सो आप ध्यान रखना थोड़ा सा, अपने नोट मेकिंग में साइड साइड में लिख लिया करो छोटी छोटी सी बातें। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इसको इलेक्ट करते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं, ठीक है, जिनको आप चुनते हो, क्योंकि हम ही तो चुन रहे हैं स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को, ठीक है। सो ये हो गया आपका। ये इलेक्शन जो होते हैं ना, किस सिस्टम पे होते हैं, देखो आपके ना 2 सिस्टम होते हैं। 12th में आर्ट्स वाले स्टूडेंट ने तो पढ़ा होगा, पर आपके कॉमर्स वाले और साइंस वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि 2 मेथड से आपके वोट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं FPTP, ठीक है। इससे आपके लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। पर आपके राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं ना, वो होते हैं ये रहा, PRSTV, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं PRSTV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हालांकि अभी इस चीज में नहीं जाएंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से क्या होता है, ठीक है, बस आपको ये मेथड पता होने चाहिए। मेथड को अलग से वीडियो बना के कभी एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि थोड़े से क्या है,
थोड़े से एक्सप्लेनेटरी मेथड्स हैं, ठीक है, तो बिना एक्सप्लेन किए आपको नहीं समझ में आएंगे। सो डेफिनेटली अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप बताना, मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगी इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जो आपकी सीट्स हैं राज्यसभा की, वो एलोकेट कैसे होती है, मतलब उनका बंटवारा कैसे होता है, तो जनसंख्या के आधार पर उनका होता है, ठीक है। एक बात और है, जब मैंने आपसे कहा जनसंख्या के आधार पर होता है, तो ये तो कॉमन सी बात हो गई कि हमारे जितने स्टेट हैं, सारे स्टेट की क्या इक्वल सीट होंगी आपकी राज्यसभा में? नहीं होंगी भाई। जो छोटा स्टेट है उसकी कम सीट होंगी, जो बड़ा स्टेट है जहां पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बेस क्या है, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के आधार पर ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, तो वहां पर 31 मेंबर है, मतलब 31 आपके मेंबर राज्यसभा में मिलेंगे उत्तर प्रदेश के। जबकि त्रिपुरा की बात करोगे तो सिर्फ एक ही मेंबर है, क्योंकि वहां जनसंख्या बहुत कम है, पॉपुलेशन कम है, छोटा सा स्टेट है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी की रिप्रेजेंटेशन, देखो यूनियन टेरिटरी की रिप्रेजेंटेशन भी आप देखोगे राज्यसभा में मिलती है, बट ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं मेंबर, ठीक है। एक चीज और है कि इनको क्या है, वो ये आपके जो इलेक्टोरल कॉलेज वाले जो मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू उनको चुना जाता है। जो मेजर बात है वो क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब ये इलेक्शन जो है आपके PRSTV मेथड से ही होते हैं, ठीक है। आपके जो बेसिकली, हालांकि देखा जाए तो अभी मतलब प्रेजेंट आपकी 8 है ना यूनियन टेरिटरी, तो आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरी, यहाँ कहीं लिखा होगा, ये रहा 8, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरी में से आपकी 2 ही हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी, जहां पर आपको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है। और पॉपुलेशन ऑफ अदर 5 यूनियन, मतलब और जो 5 यूनियन टेरिटरी है उनकी इतनी ज्यादा स्मॉल है कि आप उनको रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं पाते हो, मतलब 5 या 6 लगा लो अब तो, ठीक है। सो राज्यसभा में नेक्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर। 12 मेंबर जो मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, ठीक है, उन जिनके पास अलग से एक्सपीरियंस होता है प्रैक्टिकली, है ना, जैसे आर्ट की फील्ड में, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, इवन इसमें स्पोर्ट्स वाले जो हैं उनका भी कोटा जाता है, ठीक है। तभी आप देखोगे जो आपकी मैरी कॉम है, आपने देखी होगी उनकी मेंबरशिप राज्यसभा में, ठीक है। सो ये वाली चीजें हैं। इसके अलावा रैशनली बिहाइंड दिस प्रिंसिपल नॉमिनेटेड टू प्रोवाइड एमिनेंट पर्सन, रीजन क्या है, ताकि जो हमारी कंट्री के एमिनेंट, मतलब जो कहते हैं ना प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिन्होंने मतलब इतना नाम रोशन किया है, जो इतना कर रहे हैं अपने देश के लिए, आप उनको क्या कर सको, एक स्पेस प्रोवाइड करा सको, और ताकि वो बिना मतलब ऐसे बिना इलेक्शन के वो प्रॉपर जाकर वो पार्ट बन सके अपनी कंट्री के प्रोसीडिंग्स का। ओके, सो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, वही जो कॉमन है वो क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया। पर एक चीज, हमारा एज का अंतर है, लोकसभा में कितनी थी आपकी 25, ठीक है, और यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 30 से कम नहीं होना चाहिए, तो मतलब 30 या 30 से प्लस वाले एलिजिबल होंगे फॉर राज्यसभा। ओके, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है आपके, ये आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, यही आपके चेयरमैन भी हैं राज्यसभा के, क्योंकि एक्स ऑफिशियो पोस्ट होती है इनकी। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब राज्यसभा की जो भी मीटिंग्स होती है, सेशन होते हैं, उनको कौन प्रिसाइड करेंगे, कौन पीठासीन अधिकारी होंगे आपके, सभापति, चेयरमैन बोल देते हैं, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब एक्स ऑफिशियो समझ रहे हो ना कि ये पोस्ट फिक्स हो गई है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कोई भी पर्सन आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएंगे राज्यसभा के, समझ गए आप। सो ये बड़ी बात है। इसके अलावा ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, जैसे मान लो आपके प्रेसिडेंट है नहीं, अभी है नहीं, मतलब अभी एक एग्जांपल दे रही है नॉर्मल, कि प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के सारे काम करने हैं, ठीक है। सो ऐसे में क्या होगा, डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उनको मतलब कहते हैं ना कि सारा का सारा काम प्रेसिडेंट के नाम पर कौन कर रहे होंगे, आपके वाइस प्रेसिडेंट। तो वो इस टाइम पर, ऐसी सिचुएशन में वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी में आ गए कुछ टाइम के लिए, तो जब तक वो उस अथॉरिटी में, तो सिर्फ वो वही काम करेंगे, ठीक है। राज्यसभा के आप चेयरमैन सिर्फ तभी बनोगे, तभी ड्यूटी परफॉर्म करोगे, जब आप वाकई में वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर बैठे होंगे और वही काम कर रहे होंगे। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को आप रिमूव कर सकते हो उनके ऑफिस से, ठीक है, ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मतलब ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। मैंने कहा राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, आप उनको उनके ऑफिस से कब रिमूव करोगे, जब वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिमूव हो जाए। मतलब अगर कोई पर्सन है जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट अब नहीं रहे, तो ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन भी नहीं रहेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, बात तो हमें पता ही चल गई, उनके कुछ पावर और फंक्शन भी होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। सेम ऐसे ही फंक्शन होते हैं जैसे आपके स्पीकर के होते हैं ना लोकसभा में, वही काम आपके चेयरमैन कर रहे होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और थी, जो स्पीकर है उनके पास 2 स्पेशल पावर जो है वो होती है, जो कि आपके किसके पास नहीं होती है,
चेयरमैन के पास नहीं होती राज्यसभा की, ठीक है। वो कौन कौन सी, एक तो ये कि जो स्पीकर है वो डिसाइड करते हैं कि बिल मनी बिल है कि नहीं है, उनका डिसीजन फाइनल होता है, ठीक है। जबकि राज्यसभा में तो कोई ऐसा होता नहीं है, तो ये एक प्रिविलेज हो गया स्पीकर का, ठीक है। इसके अलावा जो स्पीकर है वो प्रिसाइड करते हैं अगर ज्वाइंट सिटिंग हो जाए पार्लियामेंट के दोनों हाउस की, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों की ज्वाइंट सिटिंग हो जाए किसी मुद्दे पे कि हाँ भाई नहीं बन रही आपसी सहमति, तो इसमें जो प्रिसाइडिंग करेंगे ना वो आपके स्पीकर करेंगे, ना कि राज्यसभा के चेयरमैन। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जाता है तो ध्यान रख लेना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, वो खुद भी ही टू कैन कास्ट वोट इन द केस ऑफ एन इक्वलिटी ऑफ वोट्स, मतलब वही वाली बात हो गई कि जब इक्वल टाई हो जाएगा तो फिर ये वोट दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एक बात और हो गई कि जो वाइस प्रेसिडेंट है कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ सीटिंग ऑफ राज्यसभा, मतलब वो वाली बात हो गई ना कि ये क्या नहीं कर पाएंगे, किसी भी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर पाते हैं जो राज्यसभा की होती है। चेयरमैन व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इन इज अंडर कंसिडरेशन, कहने का मतलब है कि जब इनको हटाने के लिए कोई रेजोल्यूशन चल रहा होगा, अंडर कंसिडरेशन होगा, तो उस टाइम पर ये कोई भी सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ही कैन बी अ प्रेजेंट एंड स्पीक इन द हाउस, देखो वो किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोई भी प्रोसीडिंग में, पर वोट नहीं देंगे, आ गई बात समझ में। इसके अलावा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, अब देखो एक बात और है, वो आपका वो वाला टॉपिक खत्म हो, अब आप इसमें देखोगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में कि विधायी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे आप काम करते हो, कैसे क्या होता है, सो वो सारी चीजें अब आप इसमें देखोगे, ओके। सो देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि ना आपके ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ना आपकी स्टेजेस दे रखी हैं कि आपको किन किन चरणों से गुजरना होगा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में, ठीक है, मतलब विधायी प्रक्रिया के लिए। तो सबसे पहला जो आपका स्टेज होता है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल। आप सबसे पहले बिल को क्या करोगे, विधेयक को प्रस्ताव करोगे ना, मतलब प्रस्तावित करोगे, पेश करोगे उसको, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली देखा जाता है विच एम्बडीज द प्रपोज्ड लॉ एंड इज अकम्पेन्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन, मतलब आपने जो भी बिल में लिखा होगा बताओगे कि हाँ भाई आप कौन सा लॉ, कौन सा कानून शामिल कर रहे हो इसमें, ठीक है, आपके क्या उद्देश्य हैं, आपके क्या कारण हैं, इसको लेकर वो आप सारी चीजें बताओगे, ठीक है। एक बात और है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल होता है ना, इसी को आप फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल कहते हो, क्योंकि पहली बार रीडिंग जो हो रही होती है वो इंट्रोडक्शन के टाइम पे होती है। बाकी कॉमन बात, बिल आपके दो तरीके के होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल होते हैं, एक मनी बिल होते हैं। मनी बिल तो आपने पीछे देखा ही, जिसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है, एक होता है साधारण बिल, ऑर्डिनरी बिल कह देते हैं जिसको, ठीक है। A bill other than money or financial bill may be introduced in either house of parliament, require passage in both the house before it can be presented for the president assent। वो ये कह रहे हैं कि मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल के अलावा कोई भी अगर आपका बिल होगा ना तो आप किसी भी हाउस में उसको पेश कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा ही जाएगा, पहले राज्यसभा ही जाएगा, ठीक है। पर हाँ एक चीज और है, राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले दोनों सदन में पारित की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में, देखो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल है उसका एक अलग प्रोसेस है, पर अगर नॉर्मल बिल है तो आप किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस करोगे, पर जब वो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाएगा ना, कि प्रेसिडेंट का, देखो कोई भी बिल होता है तो दोनों हाउस से पहले पास होएगा, वो लोकसभा से पास होएगा, उसके बाद राज्यसभा से पास होगा, ठीक है, फिर आपके प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाएगा, ठीक है। कोई बिल ऐसा नहीं हो सकता कि बिल सीधा यहाँ चला गया ना, पहले उसको पास होना पड़ेगा दोनों हाउस से, ठीक है। तो यही वाली बात है, चाहे आपने यहाँ पहले प्रेजेंट कराओ चाहे यहाँ कराओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर दोनों हाउस से पास हो जाना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन के लिए, ठीक है। कोई डिबेट नहीं है इस वाली बात पे, देयर इज नो डिबेट। जिस टाइम पे बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है ना तो कोई डिबेट नहीं कर रहा होता, शांति से सुन रहे होते हैं कि भाई कौन सा बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या बिल में कौन कौन सी बातें हो रही हैं, तभी तो फिर आप पहले सुनोगे ध्यान से, तभी तो अपोज करोगे, तभी तो डिबेट करोगे उसके पास, ठीक है। सो जो मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है वो ब्रीफ स्टेटमेंट देता है, ब्रॉडली चीजें बता देता है कि इस बिल के क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब अगर इफ द बिल इज अपोज्ड एट दिस स्टेज, वन ऑफ द मेंबर अपोजिंग द बिल मे बी परमिटेड टू गिव हिज रीजन, आफ्टर दिस द क्वेश्चन इज पुट टू वोट। कहने का मतलब ये कि मान लो कि अगर बिल को प्रेजेंट करते टाइम अपोज्ड हो जाए बाय चांस 1% के लिए, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो अपोजिंग मेंबर है ना उसको रीजन देना होगा, ठीक है, कि मतलब एक कारण देना होगा ना विरोध करने वाले सदस्यों में से एक को कि हाँ भाई इस रीजन से हम इस चीज को मतलब वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको इसके लिए परमिशन लेनी होगी और इसके बाद फिर वोट होती है उस चीज के लिए कि हाँ भाई ये वाली बात सही है या नहीं है, ठीक है, अपने प्रश्न पर कि ये क्वेश्चन मैंने उठाया तो क्या ये बात सही है नहीं है, तो इसके ऊपर वोट होती है आपस में, ठीक है। इफ द हाउस इज इन फेवर, अगर हाउस फेवर में होता है, ठीक है, बिल के इंट्रोडक्शन में, तब तो बिल अगले स्टेज पर चला जाता है, ठीक है। अब जब अगले स्टेज पर जाता है तो 4 ऑल्टरनेटिव होते हैं उस टाइम पर भी, है ना, मतलब सेकेंड स्टेज में एक जब आपने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसके बाद क्या होगा,
मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, या तो उसको कंसिडरेशन में ले लिया जाएगा कि उस पर विचार किया जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, उसको कोई सिलेक्टेड कमिटी को सौंप दिया जाएगा। हाउस में जो कमिटीज आप बनाते हो, आप किसी कमिटी को सौंप दोगे जिससे वो उसकी डिटेल सीटिंग कर सकें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जरूरत पड़ने पर आपको ज्वाइंट सीटिंग करानी पड़ जाए, मतलब ज्वाइंट कमिटी के थ्रू आप उसको रेफर कर दो कि भाई दोनों हाउस की जो ज्वाइंट कमिटी है वो बैठकर इस पर डिस्कस करे। मे बी सर्कुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग पब्लिक ओपिनियन। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है जब आपको जरूरत पड़े कि भैया जनता की राय की जरूरत है, तो आप उसको उस तरीके से भी प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। ये वाली बात हुई। अब देखो इसमें क्या होगा, वाइल द फर्स्ट थ्री ऑप्शन आर जनरली अडॉप्टेड। देखो ऐसा मतलब नॉर्मली होता है कि शुरू के जो 3 ऑप्शन है ना वो ही अपन यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन को जब जरूरत पड़ती है, जब सच में कोई ऐसा मुद्दा हो जहां पर पब्लिक कंट्रोवर्सी हो, ठीक है, या फिर कोई आंदोलन वगैरह भड़कने की संभावना हो, तो तब आप उस केस में 4th वाला ऑप्शन यूज करते हो, पब्लिक ओपिनियन का। वरना यूजुअली 3 ही ऑप्शन में आते हैं आपके, मतलब यूज में होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द बिल एंड इट्स जर्नल प्रोविजन में भी डिस्कस। देखो जो नॉर्मल सिद्धांत है आपके वो क्या है कि जो भी आपने बिल के जो भी प्रिंसिपल्स रखे होंगे, जर्नल प्रोविजन, आप उनको डिस्कस करोगे, ठीक है। अगर बिल को कंसिडर किया जाता है आगे के लिए तब तो ठीक है। अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप अमेंडमेंट भी कर सकते हो बिल में, जरूरत के हिसाब से, है ना। अगर विचार किया जा रहा है तो विधेयक में, विधेयक बोल देते हैं बिल को, ठीक है। सो आप उसमें संशोधन कर सकते हो। क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द बिल इज अंडरटेकन। कहने का मतलब ये है कि जब आप उसको देखोगे तो आप उसके क्लॉज बाय क्लॉज को देखकर प्रॉपर विचार विमर्श करके तब किया जाता है, अगर अमेंडमेंट करते भी हैं तो, ठीक है। एक बात और है कि मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर वो किसी सिलेक्टेड कमेटी पे चला जाए वो बिल, ठीक है। सो ऐसे में क्या होगा, इट कंसीडर द बिल एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस। देखो आप कमेटी को देते ही तब हो जब आपको लगे कि भाई इस पे डिटेल स्टडी कराने की जरूरत है। सो आपने कमेटी को बिल सौंपा, कमेटी ने उसके ऊपर डिटेल स्टडी किया, पूरा प्रॉपर जो भी उनको लगा डिस्कस वगैरह करना है, उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, ठीक है, और उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है हाउस में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देन द क्लॉज ऑफ द बिल आर ओपन टू कंसीडरेशन एंड अमेंडमेंट्स आर एडमिसेबल। कहने का मतलब ये है कि अब पूरा खुल के आप विचार करो उनके ऊपर, जो भी रिपोर्ट सबमिट हुई जैसे भी है, आपको जरूरत लगे तो आप अमेंडमेंट कर सकते हो, पूरी पूरी मतलब आपको छूट मिलती है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। हालांकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये बात हमें समझ में आ ही रही है नॉर्मली कि भाई अगर आप कमेटी पे भेज रहे हो फिर रिपोर्ट बन के आएगी, ऐसा तो है नहीं कि आधे आधे घंटे में काम हो जाएगा या एक एक दिन में, 2 2 दिन में काम हो जाएगा, नहीं, टाइम लगता है हर चीज के लिए, ठीक है। सो प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है देखा जाए तो। पर वंस द क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन इज ओवर एवरी क्लॉज इज वोटेड। कहने का मतलब है जब आप क्लॉज बाय क्लॉज एक एक चीजों को, मतलब खंड दर खंड, कहने का मतलब है हर एक एक पॉइंट को आपने डिटेल में विचार किया, फिर आपको जहां लग रहा है हर खंड के लिए आप वोट करोगे, ठीक है। तो ये सेकंड रीडिंग का पार्ट था ये सारा का सारा, जिसमें आपने सारा प्रोसेस देखा। नेक्स्ट में आप देखोगे थर्ड रीडिंग में क्या होता है, जो प्रोग्रेस होती है आपकी बिल की थोड़ी सी क्विक हो जाती है, थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है नॉर्मली वर्बली या फिर फॉर्मल अमेंडमेंट्स जो भी आपको करने हैं वो मूव हो जाते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं और ब्रीफली, मतलब बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि यार सेकंड में आपने बहुत डिटेल में चीजें कर ली होती है तो जरूरत नहीं होती। सारे अमेंडमेंट डिस्पोज हो जाए एक बारी, मतलब पूरा निपटारा हो जाने के बाद क्या होता है, बिल फाइनली पास हो जाता है हाउस में, ठीक है। और उसके बाद आपको मतलब जिस भी हाउस में आपने इंट्रोड्यूस किया होता है वहां से पास हो जाता है, और उसके बाद ये अदर हाउस में चला जाता है, ठीक है। अदर हाउस में जाने के बाद फिर क्या होता है, जैसे ही बिल गया तो फिर सारी स्टेजेस पे जाएगा, जैसे ओरिजिनेटिंग हाउस में गया था, जिस जिस चरणों से गुजरना पड़ता है, मतलब जो जो आपकी सारे पैटर्न होते हैं सारी चीजें यहाँ भी होती हैं, और इनके सामने 3 ऑप्शन होते हैं बेसिकली, ठीक है। सो कौन कौन से 3 ऑप्शन होते हैं, क्या, बिल को फाइनली पास कर दो, जैसे कि ओरिजिनेटिंग हाउस से हुआ, ओरिजिनेटिंग हाउस समझ रहे हो ना, जहां पर आपने पहली दफा बिल को पेश किया था, ठीक है। दूसरा हो सकता है आप रिजेक्ट कर दो बिल को मिलकर, ठीक है, जो भी अमेंडमेंट वगैरह इन्होंने करी थी, अगर आपको रिजेक्ट करोगे या फिर आपको कोई कमी लग रही है तो आप वापस फिर ओरिजिनेटिंग हाउस में भेजोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में आया, राज्यसभा वालों को लग रहा है कि भाई गड़बड़ है या फिर सही बात नहीं है या कुछ भी ऐसी चीज है, तो वापस वो लोकसभा में ही भेजेंगे ओरिजिनेटिंग हाउस में, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है इट मे नॉट टेक एनी एक्शन ऑन द बिल इफ मोर देन, मान लो कि बिल गया पर 6 महीने तक कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है, मोर देन 6 मंथ पास आफ्टर, मतलब या फिर ऐसा हो रहा है कि 6 महीने से अधिक समय बीत जाता है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि बिल को मान लिया जाता है कि भैया बिल रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ओरिजिनेटिंग हाउस नाउ कंसीडर द रिटर्न्ड बिल इन द लाइट ऑफ द अमेंडमेंट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने लौटाया बिल लोकसभा में तो भाई वो पूरे के पूरे जो अमेंडमेंट वगैरह है आपको उन सबको कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब उन पर विचार करना पड़ेगा। अब अगर आप उन अमेंडमेंट को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, तो आप अपना पूरा प्रॉपर मैसेज या अपनी पूरी डिटेल्स वगैरह जो भी आप अदर हाउस में भेजोगे उस पूरे इफेक्ट के साथ पूरा संदेश दिया जाएगा, ठीक है। इफ इट डज नॉट एक्सेप्ट दिस अमेंडमेंट, मान लो कि अगर वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है, सो बिल रिटर्न हो जाता है टू द अदर हाउस विद अ मैसेज, मतलब वो भी
वापस कर सकते हैं बिल को पूरे के पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। अब ऐसे में क्या होता है, मान लो दोनों ही हाउस में एग्रीमेंट ही नहीं हो पा रहा, वो वापस वहां भेज दे, वो वापस वहां भेज दे, उनको लगा कि नहीं हो पा रहा, फिर वापस लोकसभा में चले गए, तो ये तो भाई ऐसे ही खेल चलता रहेगा, तो और चीज कब हो पाएंगी। सो ऐसे में क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास ये बात जाती है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग करा देते हैं दोनों की, ठीक है। जो भी डिस्प्यूट होगा फाइनली अडॉप्टेड और रिजेक्टेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट, दोनों में वोट करा दिया जाता है कि भैया जरूरत है, तो मतलब वही आप फाइनली अडॉप्टेड देख लेते हो, रिजेक्ट हो रहा है या सिलेक्ट हो रहा है, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू वोटिंग हो जाती है और पता लग जाता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। बिल फाइनली पास हो जाता है फिर उस हिसाब से दोनों हाउस से, ठीक है। और फिर ये जाता है सिग्नेचर ऑफ द स्पीकर टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। अब स्पीकर के हाथ से निकल के फिर ये कहाँ जा रहा है, प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, ठीक है। और प्रेसिडेंट अपनी सहमति देंगे फिर इस पर, और ये आमतौर पर लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। पर देखो प्रेसिडेंट के पास भी थोड़ी सी पावर होती है, प्रेसिडेंट जब असेंट दे रहे होते हैं, मतलब अपनी सहमति दे रहे होते हैं इस बिल के ऊपर, तो ये एक्ट बन जाता है तब जाके, ठीक है। और फिर आप इसको एक अपने बुक में, जो भी आपकी संविधान की बुक है, आप उसमें उतार लेते हो, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट विद होल्ड कर ले असेंट को, ठीक है, मतलब कि वो उस पर ना दे अपनी सहमति, तो फिर ये एंड हो जाता है बिल का। ओके, सो ये वाली चीज हुई। इसके अलावा एक बात और है, चाहे प्रेसिडेंट तो भैया वो रिटर्न भी कर सकते हैं इस बिल को हाउसेस के पास कि आप वापस रिकंसीडर करो, वापस एक बार विचार करो, ठीक है। तो एक तरीके से एक रिक्वेस्ट की तरह ये चीज जाती है कि आप रिकंसीडर करो, पुनर्विचार करो, कि मुझे लग रहा है कि शायद आपको जरूरत है वापस से एक बार इसको देखने की, ठीक है। मान लो बिल वापस पास होके आ गया, चाहे अमेंडमेंट के साथ आया हो, चाहे विदाउट अमेंडमेंट के पास मतलब साथ आया हो, पर अब जब बिल फाइनली प्रेसिडेंट के पास दोबारा पहुंचा, तो अब सेकंड टाइम में प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो विदहोल्ड कर पाए अपने एसेंट को, उनको उस पर साइन करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। आ गई बात समझ में आपको। सो ये वाला पार्ट था आपका इसका। इसके अलावा मनी बिल, देखो वो ऑर्डिनरी बिल की कहानी थी। मनी बिल में क्या होता है आपका कि फाइनेंशियल बिल मे बी सेड टू बी एनी बिल विच रिलेट्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। वो कह रहे हैं जो भी बिल आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है वो फाइनेंशियल बिल कहा जाता है, ठीक है। बट द फाइनेंशियल बिल इज नॉट अ मनी बिल। फाइनेंशियल जो बिल होते हैं ना वो मनी बिल नहीं होते, ठीक है। आर्टिकल 110 के तहत स्टेट दैट नो बिल इज अ मनी बिल अनलेस इट इज सर्टिफाइड बाय द, मतलब 110वें आर्टिकल में बोला गया कि कोई भी बिल तब तक मनी बिल नहीं कहलाएगा जब तक कि लोकसभा के स्पीकर उसको सर्टिफाइड ना कर दे। रिमेंबर थोड़ी देर पहले अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ये धन विधेयक हो गया। इसके अलावा मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। एक बात और ध्यान रख लेना, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कई बारी, हमें नहीं पता होता क्योंकि अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी हाउस में कोई सा भी बिल इंट्रोड्यूस कर दो, पर वो ऑर्डिनरी बिल के लिए था। मनी बिल को ना आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। वंस अ बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा, अगर ये लोकसभा से पास हो जाए, ठीक है, तब ये क्या होता है कि आप फिर इसको ट्रांसमिट करते हो राज्यसभा में। मतलब जैसे और बिल तो होते हैं ना, आप चाहो तो पहले राज्यसभा में पेश कर सकते हो, पर इनका ये है कि ये आपको पहले लोकसभा से ही निकालने पड़ेंगे, ठीक है। राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती मनी बिल को, क्यों? क्योंकि इट मस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द बिल रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विच में देयर अपॉन इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन। कहने का मतलब ये कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप इसको अस्वीकार करो, बस आप इतना कर सकते हो कि 14 दिन के अंदर अंदर आपको इसको या तो लौटा दो आप, तो जो भी इनको जरूरत लगेगी, जो भी चेंजेस कर रहे होंगे उस हिसाब से कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर लोकसभा एक्सेप्ट कर लेती है कोई भी रिकमेंडेशन को, सो जो मनी बिल है वो डीम्ड हो जाता है, मतलब दोनों हाउस से पास हो जाता है फिर, ठीक है। और अगर लोकसभा एक्सेप्ट नहीं करती है उस रिकमेंडेशन को, तो मनी बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द बोथ हाउस विदाउट एनी अमेंडमेंट। मतलब पास तो ये होगा ही होगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि राज्यसभा की इस चीज में नहीं चलेगी, है ना, पास फेल होने में। बस ये कि अगर कोई रिकमेंडेशन देंगे तो वो लोकसभा के हाथ में, वो चाहे तो उसको मान ले, ना चाहे तो मत माने, मानेगी तब भी वो पास माना जाएगा, नहीं मानेगी तब भी वो पास ही माना जाएगा, ठीक है। सो ये था आपका मतलब एक मनी बिल का प्रोसेस। सो अभी आपने मतलब जो बेसिक आपका प्रोसेस था वो आपने देख लिया, ठीक। तो हमने क्या क्या पार्ट कंप्लीट कर लिया आपका 4 में, आप ये वाली चीज नोटिस कर रहे होंगे। हमने राज्यसभा देख लिया, हमने स्पीकर देख लिए थे लोकसभा के, ठीक है, राज्यसभा देख लिए, हमने यहाँ के चेयरमैन देख लिए। इसके बाद हमने ये देख लिया कि कोई भी बिल को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, दोनों बिल देख लिया आपने, ठीक है। सो बिल वाला पार्ट देख लिया। अब इसके अलावा ना पार्लियामेंट के क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं, ये वाली चीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी नोट मेकिंग करते रहो, कीप रिवाइजिंग, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। देखो बार बार नहीं कहती हूँ क्योंकि आई ट्रस्ट यू, ठीक है। मुझे पता है मेरे बच्चे आराम से पहुंचा देंगे मुझे, है ना। सो 5000 का टारगेट है, पहुंचा दो बढ़िया स्पीड के साथ, ठीक है। शेयर कर देना सभी को, लाइक कर दिया करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।